So hey everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Abhishek Gaurav from IIT BHU. तो पिछले वीडियो में हमने मीर कासिम के बारे में बात करी और ट्रीटी ऑफ 1760 यानी 1760 में जो ट्रीटी हुई थी उसके बारे में बात कर ली। तो अब होता क्या है कि ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो सोचते हैं कि मीर कासिम उनके लिए एक अच्छा पपेट साबित होगा। पपेट यानी आप कठपुतली समझ सकते हो, तो मतलब उसे अच्छे से हम नचा सकते हैं, एक तरह से कह सकते हो कि हम उससे जो भी चाहे वो करा सकते हैं। बट ऐसा होता नहीं है। मीर कासिम जो होता है वो यही सोच के आया ही था। मतलब बहुत सारे इतिहासकारों का ये मानना है कि वो यही सोच के आया था कि इन ब्रिटिशर से फाइट करना है, इसी तरह इन्हें हटा देना है हमें। तो इसीलिए उसने पहले तो अपनी मुर्शिदाबाद से कैपिटल शिफ्ट करी मुंगेर में, ताकि इन कंपनी वालों से दूर रह के इनके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचा जा सके। और उसने किया भी। बट तब तक कंपनी वाले जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, इसलिए मतलब फिर यहाँ पे होता क्या है कि वॉर होता है। तो उन सब चीजों के बारे में हम इस बैटल ऑफ बक्सर में डिस्कस करेंगे। तो अब अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो बैटल ऑफ बक्सर आते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या सीन था, पहले वो समझते हैं। तो प्रिल्यूड टू द बैटल यानी बैटल के पहले की क्या स्टोरी थी वो देखते हैं। तो अब बेसिकली ये सोचते हैं कि मीर कासिम एक पपेट साबित होगा, लेकिन मीर कासिम इनके एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरता, यानी ब्रिटिशर्स के एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरता है। ये कुछ और ही चाहता है। अब होता क्या है, देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो राम नारायण एक होते हैं जो कि बिहार के डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। अब इनसे मीर कासिम जो होते हैं, नवाब जो बंगाल के नवाब होते हैं, वो बहुत बार मतलब रिपीटेड रिक्वेस्ट, ये बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुके होते हैं। यहाँ पे आपको मीर कासिम दिख रहा है, ये बहुत बार इन राम नारायण से पूछ रहे होते हैं कि आप हमें जो भी बिहार में रिवेन्यूज आपने कलेक्ट किए हैं उनके जो भी अकाउंट्स वगैरह है उसके डिटेल आप हमें प्रोवाइड करें कि आप कितना अकाउंट मतलब कितना आप रिवेन्यू कलेक्ट किए हैं, क्या हुआ, तो उन सब के डिटेल्स आप हमें बताएं। बट ये राम नारायण जो थे, इनके रिपीटेड रिक्वेस्ट पे भी ये डिटेल्स भेज नहीं रहे थे। अब होता क्या है कि राम नारायण को यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिशियल, जो पटना में ब्रिटिश ऑफिशियल थे, वो सपोर्ट कर रहे थे, तो इसलिए वो भेज नहीं रहे थे। अब इस पे आ जाता है इनको गुस्सा कि ऐसे कैसे होगा। तो अब होता क्या है कि जब इन्हें पता चलता है, एक तो ये हो गया राम नारायण वाला केस हो गया, दूसरा एक कंपनी जो होती है वो दस्तक का बहुत ज्यादा मिसयूज कर रही होती है। दस्तक के बारे में मैंने आपको बताया था कि फारुखसियार ने 1715 में एक फरमान जारी किया था। फारुखसियार फरमान आया था 1715 में, तो इसमें इन कंपनी को दस्तक इशू करने की परमिशन दे दी गई थी। अब होता क्या है कि ये जो दस्तक था इसका बहुत ज्यादा मिसयूज कर रहे थे। दस्तक में होता क्या है कि बेसिकली आपको एक डॉक्यूमेंटेशन दिया जाता है, मतलब आपके पास एक पास मिल गया है। अब ये जो पास होगा आप किसी भी ऑफिशियल को दिखाएं तो आपसे टैक्स नहीं कलेक्ट किया जाएगा। जो भी टॉल्स वगैरह है वहां पे आप बिना टैक्स के गुजर जाएंगे, तो वो टैक्स आपसे नहीं कलेक्ट किया जाएगा। अब इससे नवाब को बहुत ज्यादा टैक्स की लॉस हो रही थी, मतलब टैक्स रिवेन्यू जो भी आता था उसका बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मिसयूज कर रहे थे। मिसयूज इन द सेंस कंपनी के ट्रेड के लिए तो इस दस्तक का यूज कर ही रहे थे, लेकिन अब ये अपने पर्सनल यूज के लिए भी किया करते थे। लाइक जो भी कंपनी के सर्वेंट होते थे वो अपने पर्सनल यूज के लिए करते थे, और वो दस्तक को इंडियन मर्चेंट्स को भी बेचते थे कमीशन लेके। यानी उनसे कुछ पैसा ले लिया कि आप इतना पैसा दे दो, आपको अगर इतना टैक्स पे करना है तो आप इससे कम पैसा मुझे दो, मैं आपको एक दस्तक इशू कर दूंगा और आप जाके ट्रेड करना, आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो इस तरह से बहुत ज्यादा मिसयूज कर रहे थे। अब मिसयूज करने के कारण यहाँ पे जो नवाब थे उनको मतलब टैक्स में लॉस तो ही रहा था, टैक्स रिवेन्यू जो भी ये कलेक्ट करते थे उसमें बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। तीसरा, अब ये जो दस्तक इशू करने वाली बात थी, तो ये तो टैक्स पे नहीं कर रहे थे, बट जो लोकल मर्चेंट्स थे, यानी जो भी यहाँ के बंगाल के आसपास के जो भी लोकल मर्चेंट थे, उन्हें बहुत ज्यादा मतलब एक अनइक्वल कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। ये तो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, बट जो भी टैक्स है वो लोकल मर्चेंट्स ही पे कर रहे हैं, तो इससे बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। इन्हें चीजों को महंगे दामों पर बेचना पड़ता था, क्योंकि इन्हें अल्टीमेटली टैक्स पे करना है, लेकिन ज्यादा महंगे दामों पे बेच भी नहीं सकते क्योंकि कोई खरीदने वाला नहीं होगा, तो इसलिए इन्हें बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। दूसरा, ये क्या करते थे ब्रिटिशर्स, इन लोकल मर्चेंट से चीपर रेट पे सामान खरीदते थे। अब चीपर रेट पे मैंने सामान खरीदा, यानी ये ब्रिटिशर्स चीपर रेट पे सामान खरीदते थे और करते क्या थे कि उसे महंगे दामों पे बेचते थे। अब ये चीपर रेट पे खरीदते हैं तो इन्हें टैक्स तो देना नहीं है, तो महंगे दामों पे जो भी इनका प्रॉफिट होगा वो सिर्फ इन्हीं का प्रॉफिट होगा।
तो इस तरह से ये बहुत ज्यादा मिसयूज कर रहे थे। अब होता क्या है कि मीर कासिम जो होता है वो देखता है कि अब इनके साथ तो डायरेक्टली अभी यहाँ पे हम लोग ये नहीं कर सकते, कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा मोल नहीं ले सकते, क्योंकि ब्रिटिशर्स इस टाइम तक थोड़ा मजबूत हो गए थे। तो ये करता क्या है कि ये सोचता है कि अब या तो ब्रिटिशर से टैक्स कलेक्ट करो, या फिर अगर कंपटीशन हटाना है, जो अनइक्वल कंपटीशन फेस कर रहे हैं लोकल मर्चेंट, तो या तो हम ये कर सकते हैं कि लोकल मर्चेंट से भी टैक्स कलेक्ट करना छोड़ दे, बंद कर दे। तो अब होगा क्या कि सभी में इक्वल कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि ये भी ब्रिटिशर्स भी टैक्स नहीं पे कर रहे हैं और लोकल मर्चेंट्स भी टैक्स नहीं पे करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी होगा एक तरह का कंपटीशन आ जाएगा और इन ब्रिटिशर्स पे थोड़ी सी मतलब मार पड़ेगी। तो मीर कासिम क्या करता है कि वो डिसाइड करता है कि जो भी ड्यूटीज है उन्हें सारे ड्यूटीज को एक साथ ही खत्म कर दिया जाए, कि ब्रिटिशर्स भी अब ड्यूटी नहीं पे करेंगे और लोकल मर्चेंट्स भी ड्यूटी पे नहीं करेंगे। अब इससे होता क्या कि ब्रिटिशर्स हो जाते हैं नाराज और ब्रिटिशर्स इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर देते हैं। अब प्रोटेस्ट करने के बाद होता क्या है कि ये जो टसल होता है, ये टसल नवाब और कंपनी के बीच का टसल जो ट्रांजिट ड्यूटी पे हो रहा था, टैक्स वगैरह पे हो रहा था, वो धीरे धीरे वॉर्स में तब्दील हो जाता है और यहाँ पे वॉर्स होने लगती है नवाब और कंपनी के बीच में। और 1763 में नवाब और कंपनी के बीच में यानी मीर कासिम और इंग्लिश के बीच में कुछ कुछ वॉर्स होती है, जिसमें मीर कासिम हार जाते हैं। तो कहाँ कहाँ पे वॉर हुई? कटवा में एक वार होती है, मुर्शिदाबाद में होती है, गिरिया में होती है, सूती में होती है और मुंगेर में होती है। इन सभी जगह पे कंपनी जो होती है वो जीत जाती है और मीर कासिम हार जाते हैं। अब मीर कासिम जब हारते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जैसे बंगाल का मतलब जैसे ये इंडिया था, इधर कुछ बंगाल का राज था, तो बंगाल के जस्ट बगल में यहाँ पे अवध थी, उसके बाद फिर यहाँ पे दिल्ली के आसपास अब इधर पहुंच जाएंगे, तो बंगाल के बाद अवध ही आती है। तो मैं आपको एक बार मैप उसका हो सके तो दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे बंगाल का प्रोविंस हो गया और ये अवध का प्रोविंस है। तो ये करते क्या है, मीर कासिम यहाँ से बंगाल से अवध पहुंच जाते हैं और अवध में जाकर अवध के जो भी नवाब होते हैं उनसे ये मदद मांगते हैं कि आप हमें हेल्प करो, हमारी हेल्प करो, अब हम कंपनी वालों से मतलब लड़ नहीं सकते हैं अकेले। तो अब होता क्या है कि अवध के नवाब जो होते हैं, एक बार मिटा देता हूं थोड़ा मैं, तो ये मीर कासिम अवध जाते हैं और अवध के नवाब से हेल्प मांगते हैं। साथ ही साथ अवध के नवाब के साथ यानी शुजा-उद-दौला के साथ और मुगल इंपेरर शाह आलम टू के साथ ये एक अलायंस बनाते हैं, यानी इन दोनों से मदद मांगते हैं कि आप हमारी हेल्प करो इन ब्रिटिशर से लड़ने में। अब ये हेल्प करने को तैयार भी हो जाते हैं, यानी शुजा-उद-दौला और शाह आलम टू जो कि मुगल नवाब थे, यानी सो कॉल्ड मुगल नवाब थे, सो कॉल्ड मुगल इंपेरर थे, यानी इनके पास इतना पावर अब था नहीं। धीरे धीरे मुगल इंपेरर डिक्लाइन कर रही थी, बट हाँ बहुत वर्षों से चला आ रहा था मुगल इंपेरर, इसलिए इनकी सब मतलब जो भी होता था ये फरमान वगैरह जारी करते थे, तो इनकी लोग बात माना करते थे कि हाँ मुगल इंपेरर ही सबसे मतलब शहंशाह है, एक तरह से आप कह सकते हो। तो शाह आलम टू और शुजा-उद-दौला से ये हेल्प मांगते हैं और इसके बाद एक बैटल होती है बक्सर में। तो ये बैटल होती है बैटल ऑफ बक्सर। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? इंग्लिश होते हैं एक तरफ, तो यानी एक तरफ तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, दूसरी तरफ मीर कासिम हो गए, फिर शाह आलम टू हो गए, शुजा-उद-दौला हो गए, ये एक तरफ से लड़ रहे थे। अब होता क्या है कि ये जो ब्रिटिशर्स होती है, मतलब ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो इनके कंबाइंड आर्मी को हरा देते हैं यहाँ पे। अब हरा के मतलब बैटल ऑफ बक्सर जो होता है वो अक्टूबर 22 1764 में होता है बक्सर में। यहाँ पे मेजर हेक्टर मुनरो होते हैं, वो हरा देते हैं इनके कंबाइंड आर्मी को, मीर कासिम नवाब ऑफ अवध, शुजा-उद-दौला को और शाह आलम टू को, इन सभी को हरा देती है। अब हराने के बाद होता क्या है कि अब इस बैटल का इंपॉर्टेंस ये है कि ये यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि इन्होंने ना सिर्फ नवाब ऑफ बंगाल यानी सिर्फ यहाँ पे मीर कासिम की ही हार नहीं हुई, बल्कि यहाँ पे मुगल इंपेरर की भी हार हो जाती है, जो कि इंडिया पे राज कर रही थी उस टाइम पे। तो मुगल इंपेरर हार गए, यानी इंडिया पे अब कब्जा किनका होगा? ब्रिटिशर्स का होगा। लेकिन ये ब्रिटिशर्स, जैसा मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही ज्यादा चालाक थे, वो जानते थे कि हम यहाँ पे कब्जा नहीं कर सकते हैं, मतलब या तो कहीं भी अवध को भी हम एनेक्स नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि एक तो अवध को अगर हम एनेक्स करें तो वहां पे बाकी के जो भी कंपिटिटर होंगे, मतलब बाकी के कंपिटिटर यानी जो भी बाकी के प्रोविंस अटैक करेंगे, उससे हम एक तो टैकल नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ ट्रेड करने आए थे, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। तो ये जो विक्ट्री होता है ये नॉर्दर्न इंडिया में इन्हें बहुत बड़ा पावर बना देती है, इंग्लिश को, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को।
और यहाँ पे 1763 में, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, 1763 में बहुत सारी वॉर लड़ी गई मीर कासिम और इनके बीच में। तो मीर कासिम को उसी टाइम यहाँ से हटा देते हैं, जब मीर कासिम भाग जाते हैं यहाँ से, अवध पहुंच जाते हैं। तो और मीर कासिम के जगह पे फिर से मीर जाफर को यहाँ का नवाब बना दिया जाता है। इसीलिए मीर जाफर को बहुत बड़ा धोखेबाज भी कहा जाता है, गद्दार भी कहा जाता है, क्योंकि मीर जाफर पाकिस्तान या फिर आप बांग्लादेश की बात करो तो वहां पे मीर जाफर को धोखेबाज के तौर पे मतलब ये किया जाता है। अगर कोई धोखेबाज हो तो उसे कह दिया जाता है कि ये मीर जाफर है। तो मीर जाफर को 1763 में गद्दी पे बैठा दिया जाता है। अब मीर जाफर जब गद्दी पे बैठते हैं तो ये मिदनापुर हो गया, बर्दवान हो गया, चित्तागोंग हो गया, ये सब इंग्लिश को सौंप देते हैं उनके आर्मी के मेंटेनेंस के लिए। तो ये तो इनका स्टोरी हो गया। अब जो इंग्लिश थे उनको और भी कुछ कुछ परमिशन दी जाती है, लाइक वो बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, एक्सेप्ट ड्यूटी ऑफ 2% ऑन साल्ट, यानी साल्ट पे केवल उन्हें 2% की ड्यूटी देना होगा। बट पूरे बंगाल में और भी किसी चीज का वो ट्रेड कर रहे हैं तो वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं। अब 2% तो क्या ही होता है, मतलब यहाँ पे 2% तो हो भी नहीं सकता है, कुछ बहुत ही कम होता है। तो इसलिए एक तरह से आप समझ सकते हो कि ना ही के बराबर हो गया। लेकिन अब होता क्या है कि फिर मीर जाफर के डेथ के बाद उनके माइनर सन नजीमुद्दौला, माइनर कहने का मतलब हो गया नाबालिग, यानी ये 19 साल की होते हैं तभी इनकी मृत्यु भी हो जाती है, फीवर वगैरह से मृत्यु हो जाती है। तो ये 16-17 साल के ही होते हैं और इन्हें गद्दी पे बैठा दिया जाता है। लेकिन ये एक रियल पावर की तरह पे काम नहीं कर रहे थे, मतलब रियल पावर की तरह काम नहीं कर रहे थे, ये भी एक पपेट ही थे। जो रियल पावर एडमिनिस्ट्रेशन का था वो नायब सूबेदार के हाथ में था, और नायब सूबेदार अपॉइंट करते थे इंग्लिश, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नायब सूबेदार को अपॉइंट करती थी और उसे डिसमिस करती थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि नवाब का सारा पावर चला गया। तो ये होता है बैटल ऑफ बक्सर। तो आई होप आपको बैटल ऑफ बक्सर के बारे में थोड़ा आइडिया लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर करें। सो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।